दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे जुलाई करंट अफेयर की। और जुलाई करंट अफेयर के अंदर हम आज बात करने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं की। तो बाकी लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जुलाई 2025 और प्रमुख राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंदर राष्ट्रीय घटनाएं हैं, उसकी बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। पहली देखो, आपके हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2025। आपने देखा होगा कि एसडीजी है वो सूचकांक जारी करती है। ठीक है, और इस बार जो है वो जिला सूचकांक भी जारी करती है, लेकिन अलग से इन्होंने जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस बार इन्होंने अलग से जारी किया है। कौन सा अलग से जो है इन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जारी किया है? पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2025 अलग से किया। जारी 7 जुलाई को। जारीकर्ता नीति आयोग एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र जो विकास मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक है वो जारी किया 2023-24 का। ये ध्यान में रखें, 2025 में जारी किया। इसके तहत 8 पूर्वोत्तर राज्य और 121 जिले हैं शामिल है। देखो, ये जो संख्या है वो याद रखनी है आपको। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर 8 राज्य और कितने जिले? 121 जिले हैं। ठीक है, 8 राज्य और 121 जिले हैं। संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण इस बार इनका है। ठीक है, और शीर्ष जिला की बात करें, देखो 2 चीजें याद रखना, संस्करण दूसरा, 8 पूर्वोत्तर राज्य प्लस 121 जिले, 2 चीजें याद रखोगे। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी 2023-24 जारी करता नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। शीर्ष जिला भी याद रखना पड़ेगा आपको। कौन सा है भाई? हना हतियाला। कौन है? हना हतियाला। हना हतियाला मिजोरम का है। ठीक है, मिजोरम राज्य का है। 8 राज्य में से एक मिजोरम राज्य है, तो मिजोरम का हना हतियाला शीर्ष जिला हो गया। और सबसे निचला जिला की बात करें तो लोंगडिंग हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, 2 जिले याद रख लेना, एक तो हना हतियाल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हना हतियाला। ठीक है, हना हतियाला की बात करें, एक तो ये हो गया आपका हना हतियाला, और ये तो शीर्ष जिला हो गया। और जो है नीचे वाला जिला की बात करें तो वो हो जाएगा सबसे निचले स्तर पर लोंगडिंग। कौन सा हो जाएगा? लोंगडिंग जो है वो हो जाएगा सबसे नीचे वाला जिला। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा निचला जिला लोंगडिंग और हना हतियाला। 2 नाम ही याद रख ले, लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का और हना हतियाला आपकी किसका है? ठीक है, मिजोरम का। किसका है भाई? मिजोरम का है। दोनों चीज याद रखोगे। यहाँ पर कुछ अन्य राज्यों का प्रदर्शन देखें तो देखो, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के जो सभी जिले हैं वो फ्रंट रनर का दर्जा में है। ठीक है, याद रखना, 3 राज्य हैं, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। तीनों राज्यों के जो सभी जिले हैं वो कौन से अग्रणी राज्य हैं, यानी फ्रंट रनर का दर्जा इनको मिला है। कौन सा? मिजोरम, क्योंकि मिजोरम का भी जो है हन्ना हतियाला टॉप गांव है। ठीक है, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा तीनों के फ्रंट रनर के हैं। फ्रंट रनर का मतलब यही मैंने बता ही दिया कि जिले का एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के क्या है? करीब है। मतलब इन राज्यों के जो जिले हैं वो एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या है? काफी करीब माने जाते हैं, यानी फ्रंट रनर अग्रणी हो गया। और सबसे सुसंगत प्रदर्शन की बात करें तो सिक्किम है, सभी जिलों में सबसे कम अंतर रहा है, यानी समान विकास को दर्शाता है। ठीक है, यानी सभी जिलों का है जो लगभग जो है समान अंतर रहा है, समान विकास रहा है और सबसे कम अंतर रहा है। जो सबसे सुसंगत प्रदर्शन की श्रेणी के अंदर कौन सा स्टेट आता है? सिक्किम आता है, ये भी ध्यान में रखना। और राज्यों के प्रमुख जिले हैं जो टॉप परफॉर्मर की श्रेणी के अंदर आए, त्रिपुरा का गोमती जिला, और आपके मोकोको कचुंग, नागालैंड का मोकोको कचुंग है, सिक्किम का गंगटोक जिला, और असम का कौन सा? डिब्रूगढ़ जिला। असम का डिब्रूगढ़, सिक्किम का गंगटोक, नागालैंड का मोकोकचुंग और गोमती जिला त्रिपुरा का। ये सब क्या है? ये आपके क्या है? टॉप परफॉर्मर है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। ठीक है, याद रखोगे, सीधा प्रश्न आएगा, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ? तो आप कहोगे सर हरियाणा। कहाँ पर है भाई? हरियाणा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कौन से जिले के अंदर बात करेंगे? गुरुग्राम व नुहू। ठीक है, गुरुग्राम व नुहू जिले के अंदर है। ये भी याद रखोगे भाई, हरियाणा का गुरुग्राम और नुहू जिला जो है वहां पर जो अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं गुरुग्राम और नुहू के अंदर, उन अरावली की पहाड़ियों के अंदर एशिया का सबसे बड़ी जो जंगल सफारी है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा के नूह और गुरुग्राम जिले के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां है वहां पर है वो विकसित की जा रही है। लगभग 10,000 एकड़ के अंदर यहाँ का विशेष आकर्षण 15 किलोमीटर क्षेत्र में विशेष तेंदुआ पार्क विकसित किया जाएगा।
भाई ये याद रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर चीजें आ सकती है कि जो है वो कौन सा सत्य है, उसके आधार पर 15 किलोमीटर क्षेत्र में विशेष तेंदुआ पार्क यहाँ पर विकसित किया जाएगा। मॉडल मॉडल हमने पहले पढ़ा था कि गुजरात का जो जामनगर है वहाँ का जो वन तारा मॉडल है उससे ये प्रेरित है, और ये वन तारा के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो गुजरात का जो जामनगर के अंदर वन तारा जो मॉडल है उस मॉडल से प्रेरित होकर के ये हरियाणा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी है वो बनाई जा रही है। गुरुग्राम और नूह जिले के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पर 10,000 एकड़ लगभग क्षेत्रफल के अंदर ये विकसित की जा रही है, जिसके अंदर 15 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर तो एक विशेष तेंदुआ पार्क ही विकसित किया जाएगा। घोषणा की थी भाई हरियाणा सरकार के जो बजट 2025-26 है उसके अंदर ये घोषणा की गई थी। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? पहले पर्यटन विभाग थी, अब जो है किसको दे दिया गया? वन एवं वन्य प्राणी विभाग को दे दिया गया, ठीक है। पहले पर्यटन विभाग को दिया गया था, लेकिन अब कौन सा है क्रियान्वयन विभाग? वन एवं वन्य प्राणी विभाग है। ये क्या करेंगे? इनका क्रियान्वयन करेंगे। उद्देश्य क्या है? क्षेत्र की विविध वनस्पतियां और जीव जंतुओं का संरक्षण करना, हरियाणा को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में क्या करना? विकसित करना। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। इनका उद्देश्य है जंगल सफारी का। आपको ये याद रखना ये किस मॉडल पर आधारित है, तो गुजरात का जो वन तारा मॉडल है उस पर आधारित है, और तेंदुआ पार्क बनेगा, और कौन से जिले के अंदर है, कौन सा स्टेट के अंदर है, और क्या चीज है? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी है। भारत भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह की बात करें, इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक की बात करें 2025, ठीक है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक IESW 2025 भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह कब से कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, 8 से 11 जुलाई 2025। कब से कब मनाया गया? 8 से 11 जुलाई 2025 को भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह है वो मनाया गया। स्थान कौन सा है भाई? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। स्थान कौन सा है? स्थान है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली इसका स्थान रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रकार देखो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी। प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजन हुई थी। इसके अंतर्गत भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह मनाया गया। कहाँ पर? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली के अंदर। कब? 8 से 11 जुलाई। तीन चीजें याद रखनी है। यहाँ का विषय क्या था? इन प्रदर्शनी और इस सप्ताह का विषय क्या था? ऊर्जा भंडारण, ई मोबिलिटी, बैटरी निर्माण और हरित हाइड्रोजन, ये केंद्रित विषय थे। उद्देश्य क्या है? भारत के ऊर्जा परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा करना, इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्देश्य था, और इसी आधार पर यह भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह मनाया गया। याद रखना कब मनाया गया? 8 से 11 जुलाई, ठीक है। सीधी सी बात है, नई दिल्ली के अंदर। दो चीजें याद रखनी है यहाँ पर, 8 से 11 जुलाई नई दिल्ली। इसके अंतर्गत पीयूष गोयल जो है आपके केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी थी इस सम्मेलन में, इस सप्ताह के दौरान, कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 227 गीगावाट। यह जो जानकारी है जो पीयूष आपके गोयल ने दी थी, ये क्या है? ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसके आप जो है आपको ये कुल मिला के ये रटाई मारनी है। भारत की कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? इन्होंने कहा कि 227 गीगावाट भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। यहाँ पर सौर क्षमता की वृद्धि हुई है कितनी प्रतिशत भाई? 4000% की। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4000% की सौर क्षमता की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की उपलब्धि की बात करें तो पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को पूरा करने वाला पहला G20 देश बनने की संभावना है भारत भाई, ठीक है। ये भारत की उपलब्धि है कि जो पेरिस समझौते के अंदर जो नॉर्म्स तय किए गए थे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके निर्धारित योगदान देंगे, जिसे NDC बोलते हैं, NDC को पूरा करने वाला G20 का भारत है वो पहला देश बन सकता है या बनने की संभावना है। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव, कौन सा गांव? पल्ली गांव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। सौर ऊर्जा से संचालित है, भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत है भाई, याद रखना। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत कौन सी है? जम्मू कश्मीर की पल्ली है भाई, ठीक है। भारत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की बात करें, भारत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि देखें तो देखो, सौर फोटोवोल्टिक PV मॉड्यूल के अंदर 38 गुना की वृद्धि हुई है, और सौर सेल के अंदर कितने? 21 गुना की वृद्धि हुई है। ये क्या करते हैं? भारत इनका उत्पादन करता है। क्या उत्पादन करता है? और उत्पादन क्षमता में क्या हुई? जो है वो वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई?
तो आपके जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाते हैं उनमें 38 गुना वृद्धि हुई, और जो सौर सेल भारत उत्पादन करता है उसके अंदर 21 गुना वृद्धि हुई। क्यों? इनके कारण, ठीक है, यहाँ पर वृद्धि हुई इनके कारण जो है वो क्या हुई, इनके निर्माण में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा है वो उपयोग किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखें, जम्मू कश्मीर का पल्ली गाँव। उसके बाद में देखो एकलव्य, ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूलों के छात्रों को कौशल और रोजगार जो है वो आपके रोजगार के लिए देने के लिए टाटा मोटर्स जो है इनके साथ में समझौता किया गया था 9 जुलाई को। समझौता पक्ष कौन कौन से है? देखो, एक तो राष्ट्रीय जनजाति विद्यार्थी शिक्षा समिति वे टाटा मोटर्स लिमिटेड, दो नाम है, दोनों याद रखें, दोनों अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनजाति विद्यार्थी शिक्षा समिति, ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति विद्यार्थी शिक्षा समिति और टाटा मोटर्स लिमिटेड, इन दोनों ने क्या एक समझौता किया। समझौता क्यों किया? क्योंकि जो देश भर के जो EMRS हैं, जो 12वीं पास 50,000 प्लस जनजाति विद्यार्थी हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। उनको लाभ देने के लिए इन्होंने एकलव्य स्कूलों के जो छात्र हैं उनको कौशल और रोजगार जो है देने की बात की गई थी, ठीक है। इसलिए इनके मध्य शिक्षा समिति, जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति और टाटा मोटर्स के मध्य समझौता हुआ है कि अगले 5 वर्षों के अंदर देश भर के जो EMRS हैं 12वीं पास जो विद्यार्थी है 50,000 प्लस विद्यार्थी, ठीक है, वो इसका लिया, ठीक है, इसका क्या हो जाएंगे, लाभार्थी हो जाएंगे। यानी उनको हम कौशल सिखाएंगे और रोजगार जो है वो अवसर उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में EMRS की क्या है, टीचर्स की बहुत बड़ी भर्ती आ रखी है, ठीक है, जिसके अंदर PGT, TGT और सभी तरह के जो है लैब असिस्टेंट वगैरह सभी तरह के वहाँ पर पद है। तो ये भी आप देख ले भाई, जिन्होंने नहीं भरा वो भर सकता है। ये EMRS जो आपके एकलव्य मॉडल जो स्कूल है उसी स्कूल से रिलेटेड ये बात की जा रही है भाई, ठीक है। मुख्य पहलू देखो यहाँ पर अर्न एंड लर्न मॉडल, ठीक है, सीखो और कमाओ, या कमाओ और सीखो मॉडल है। 18 से 23 वर्ष के छात्रों को टाटा मोटर्स के कौशल्य कार्यक्रम के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए यह समझौता हुआ है कि टाटा मोटर्स का जो कौशल्य कार्यक्रम है उसके तहत 18 से 23 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस मॉडल के तहत? अर्न एवं लर्न मॉडल के तहत, ठीक है। ये ध्यान में रखें। सुविधाएं उनको मासिक छात्रवृत्ति देंगे, रियायती भोजन देंगे और परिवहन व बीमा देंगे। रोजगार गारंटी, एक प्रशिक्षु एक नौकरी नीति के तहत प्लेसमेंट करेंगे भाई, ठीक है। एक प्रशिक्षु एक नौकरी नीति के तहत में इनका प्लेसमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे? भाई टाटा मोटर्स के अंदर ही करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या है, तो इन्होंने कहा कि हम भी सिखाएंगे और हम ही अगर अच्छे से सीख जाएगा तो हम ही अपनी कंपनी के अंदर क्या इनको नौकरी दे देंगे। तो एक प्रशिक्षु एक नौकरी नीति के तहत इनका प्लेसमेंट किया जाएगा। उच्च शिक्षा अवसर मिलेगा इनको। मेधावी छात्रों को बीट्स पिलानी जैसे संस्थानों से बीटेक करने का हम है वो इनको मौका देंगे, ठीक है। इनको पता चल जाएगा जब ये कौशल प्रशिक्षण करवाएंगे तब इनको पता चल जाएगा अच्छा ये मेधावी छात्र है तो इनको उच्च शिक्षा का अवसर देना चाहिए। तब ये बीट्स पिलानी जैसे संस्थान है इनमें इनका एडमिशन करवाएंगे बीटेक के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है, इसका MIO के अंदर समझौता के अंदर जो है वो शामिल है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। WHO भारत के आयुष नवाचारों को प्रमुखता दी भाई। किसने दी? WHO ने। किस देश के? अपने भारत के जो आयुष नवाचार है उनको WHO ने कहा कि अच्छा ये बहुत अच्छा जो है वो नवाचार है, हम इसको अपनाएंगे। उनको क्या दी? उनको प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि ये विश्व स्तर पर है, वो चीज़ें अपनाई जा सकती है। तो रिपोर्ट का विषय क्या है? पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग, यानी पारंपरिक चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। ये भारत की उपलब्धियां क्या है यहाँ पर देखो कि AI आधारित नवाचार, बीमारियों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। एक तो ध्यान रखना, एक कौन सा है? आयुर्जेनोमिक्स इन्होंने बनाया है कि आयुर्वेद और आधुनिक जो जीनोमिक्स है उनका समन्वय के लिए एक इन्होंने ये नाम जो है वो भारत ने बनाया। ये भारत की उपलब्धियां है। डिजिटल आधारशिला आयुष ग्रिड 2018 जिस पर शाही और नमस्ते जैसे पोर्टल है वो आधारित है, यानी एक शाही पोर्टल, दूसरा कौन सा? नमस्ते पोर्टल। किसका है? डिजिटल आधारशिला जिसको कहा गया है आयुष ग्रिड 2018, ठीक है। आयुष ग्रिड 2018 बोला गया है डिजिटल आधारशिला के रूप में। एक तो शाही और एक नमस्ते जैसे ये पोर्टल है, ये पोर्टल किसके लिए है भाई? आयुष नवाचारों के लिए है, ठीक है। तो ये सभी जो है आयुष के लिए हम काम कर रहे हैं। आयुर्जेनिक्स, आयुर्वेद और आधुनिक जेनिक्स का मिक्स है। बीमारियों को पूर्व अनुमान AI लर्निंग से, मशीन लर्निंग से जो है वो लगाना, और ये सब शाही और नमस्ते पोर्टल है वो भी भारत के द्वारा बनाए गए हैं। और वैश्विक मॉडल पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को WHO ने सराहा भाई, ठीक है। भारत का एक वैश्विक मॉडल है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL जिसको बोलते हैं, ये भारत का वैश्विक मॉडल है
जिसकी तारीफ किसने की? WHO ने की थी। महत्व क्या है? भारत को पारंपरिक ज्ञान व आधुनिक तकनीक के एकीकरण में अग्रणी देश के रूप में मान्यता इसके कारण दी गई थी। यानी जो पारंपरिक ज्ञान है, ठीक है, जो पारंपरिक चिकित्सा है, उनके साथ साथ में आधुनिक तकनीकों का जो है प्रयोग करने में भारत उनका एकीकरण करने में, ठीक है, एकीकरण करने में, आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण करने में भारत को अग्रणी देश के रूप में क्या है? मान्यता प्राप्त हुई है भाई। ठीक है, देखो कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल, ठीक है, केबल स्टैंड पुल सिंगडूर ब्रिज, कहां पर? कर्नाटक के अंदर। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कर्नाटक के अंदर। कौन सा स्टेट? कर्नाटक। कौन सा भाई? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल, कहां पर? सिंगडूर ब्रिज पर। उद्घाटन 14 जुलाई को किसने किया? नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने। जिला शिवमोगा, जिला शरावती नदी बैक वाटर पर, ठीक है, शरावती नदी पर जोग एवं गरसोपा जो जलप्रपात है, अभी हाल ही में प्रश्न आया था और ये 50 बार आया हुआ प्रश्न है कि जोग और गरसोपा जो जलप्रपात है, जिसको महात्मा गांधी जल प्रपात भी कहते हैं, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है, शिवमोगा जिले के अंदर। लंबाई कितनी है भाई? 2.44 किलोमीटर लंबाई है, किसकी? इसकी। ठीक है, कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे लंबा है, तो कितनी होगी? 2.44 किलोमीटर, 470 करोड़ का लागत हुआ। कर्नाटक का सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल, पहली बात, ठीक है, कर्नाटक का सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल है। ये कौन सा है भाई? भारत का दूसरा है, 2.44। तो भारत का जो सबसे लंबा केबल स्टैंड जो पुल था वो कौन सा था? ये आपके द्वारका वाला था, गुजरात का। ठीक है, तो पहला हो गया द्वारका गुजरात का, ठीक है, द्वारका गुजरात का जो है वो हो गया फर्स्ट, और कर्नाटक का दूसरा, ठीक है, कर्नाटक का है वो दूसरा हो गया। ठीक है, तो दूसरा सबसे लंबा है केबल स्टैंड पुल, 2.44 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नाटक का सबसे लंबा हो गया भाई, दूसरा पहला गुजरात का, इसका मतलब कर्नाटक का दूसरा सबसे लंबा हो गया। सागर शहर व चौदेश्वरी मंदिर सिंगडूर को जोड़ता है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा है? सिंगडूर ब्रिज है, ठीक है, तो सिंगडूर को ये जोड़ता है। उसके बाद में 40+ गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार, कितने भाई? 40+ गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। डिजाइन तकनीक, आधुनिक जो है आपके डिजाइन तकनीक है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रोडज्ड बैलेंस्ड कैंटिलीवर तकनीक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये एक डिजाइन तकनीक है। और राष्ट्रीय रैंक की बात करें तो गुजरात के द्वारका पुल के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा, तो ये हमने पढ़ लिया, सबसे लंबा द्वारका पुल है। याद क्या रखना है? देखो, सबसे लंबा गुजरात का द्वारका पुल है, जो सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल है भारत का। उसके बाद में क्या याद रखना है? दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? तो आपके शरावती नदी पर है, सिंगडूर ब्रिज जिसको बोलते हैं, नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया, 2.44 किलोमीटर लंबा है, बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखो, गुजरात का पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट, कौन सा भाई? गुजरात का पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, लॉन्चिंग तिथि 14 जुलाई 2025 को, गुजरात का पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट। याद रखना, अति महत्वपूर्ण है। आदिवासी समुदायों में आनुवांशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना, सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर जैसी बीमारियों की प्रवृत्ति का क्या करना? अध्ययन करना। कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट है इसका नाम है, और ये गुजरात का पहला है। बस कारण देख लो, आदिवासी समुदायों की आनुवांशिक जो स्वास्थ्य जोखिम है उसकी पहचान करना उद्देश्य है, जैसे सिकिल सेल एनीमिया, कैंसर, ये उद्देश्य याद रखना, ये याद रखना। क्रियान्वयन कौन सी संस्था करेगी भाई? तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है गांधीनगर, ये इसका जो है वो क्रियान्वयन करेगी, ये भी ध्यान में रखें। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गांधीनगर, ये इसका क्रियान्वयन करेगी। और दायरा गुजरात के 17 जिले के 2000 आदिवासी व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण करेंगे भाई, इनका डाटा लेंगे। 17 जिलों के गुजरात के 2000 आदिवासियों का, ये भी याद रखें। देखो, दायरा भी याद रखें, क्रियान्वयन संस्था भी याद रखें, उद्देश्य भी याद रखें, और ये भी याद रखें। महत्व क्या है? आनुवंशिक रोगों के लिए बेहतर एवं लक्षित उपचार विकसित करने की दिशा में अहम कदम। ठीक है, महत्व और उद्देश्य एक ही लगभग चीजें होती है। ठीक है, जो है उद्देश्य को आप थोड़ी सी लैंग्वेज बदल करके महत्व के रूप में बदल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर है, ध्यान में रखना। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गांधीनगर, और 17 जिलों के 2000 आदिवासी व्यक्तियों का जो है वो जीनोम अनुक्रमण किया जाएगा। दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आता है ESIC की आपके स्प्री योजना। ठीक है, कौन सी भाई? स्प्री योजना है, या फिर इसको श्री योजना भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जो है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से SPREE किसकी योजना है? ये ESIC,
ESIC की योजना है। यानी यहाँ पर देखो इसका मतलब हो गया कि नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण संवर्धन योजना 2025 SPREE 2025। यानी ये किसका है भाई? नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण संवर्धन योजना है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो लागू होगी 2 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा और असंगठित एवं अनियमित जो श्रमिक है उनको सामाजिक सुरक्षा दायरे के अंदर लाना इसका क्या है? उद्देश्य है। लाभ क्या है? पंजीकरण पर कोई पिछली देनदारी या जुर्माना नहीं, कर्मचारियों एवं परिवारों की चिकित्सा सेवाएं, बीमारी एवं मातृत्व का लाभ, पेंशन, और 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने, दुकान, होटल एवं निजी स्कूल इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, बाकी कोई इसमें कोई खास ऐसी चीज है नहीं। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की बात करें 2025, कौन सी? रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जुलाई 2025 के अंदर मंजूरी दी। अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन होगा। कुल परिव्यय ये हो जाएगा। अवधि 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक है भाई। ठीक है, कब तक है? 31 जुलाई 2027 तक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, आप याद रखें इस चीज़ को कि 31 जुलाई 2027 तक होगी, 1 अगस्त 2025 से लेकर के। रोजगार जो लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है वो कब से कब तक चलेगी, कौन सी अवधि में चलेगी? तो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई के बीच में जो भी जो है वो नौकरियां सृजित होगी उन नौकरियों पर ये चलेगी। ठीक है, यानी अगले 2 वर्ष के अंदर इसका टारगेट रखा हुआ है 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना। कितना भाई? 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना इनका टारगेट है। ये चीज ध्यान में रखें आप। योजना के 2 भाग होने वाले हैं। एक तो कर्मचारियों के लिए, पहली बार नौकरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को 1 महीने का EPF वेतन यानी 15,000 तक प्रोत्साहन, और ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। दूसरा है नियोक्ताओं के लिए, नए कर्मचारी को काम पर रखने पर सरकार प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी 2 वर्ष तक। यानी ये कह रहे हैं एक तो कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी पहली बार नौकरी करेंगे, ठीक है, वो उनको क्या है 1 महीने का EPF जो वेतन है 15,000 तक का वो प्रोत्साहन देंगे और ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। इसके बाद में जो नियोक्ता है, जो नौकरी देते हैं, यदि उनकी बात करें तो अगर वो कोई नए कर्मचारियों को काम पर रखते हैं तो सरकार उनको प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी और ये 2 वर्ष तक देगी। इसलिए इसका नाम क्या है? रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना रखा गया है। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। कर्मचारियों के लिए भी है और जो इनको नौकरी देंगे उनके लिए भी। उद्देश्य क्या है? रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, विशेष ध्यान इन्होंने दिया है कि विनिर्माण क्षेत्र है उसको इन्होंने विशेष प्रायोरिटी दी है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा है वो काम करो, या 3.5 करोड़ 2 साल के अंदर रोजगार सृजन ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र में बात की है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025, कौन सी नीति है भाई? राष्ट्रीय खेल नीति है 2025। मंजूरी तिथि 1 जुलाई 2025 को। मंजूरी देने वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता के अंदर मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक हुई जिसके अंदर इनकी जो है वो आपके मंजूरी दे दी 1 जुलाई को। किसकी? राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की। उद्देश्य क्या है भाई? उससे पहले जो नीति आई थी वो 2001 आई थी। कब आई थी? 2001 आई थी राष्ट्रीय खेल नीति, और 2001 के बाद में अब नहीं आएगी 2025। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करें तो अब नई कौन सी आएगी? 2025 आएगी। ठीक है, 24 वर्ष जो पुरानी है, 24 वर्ष पुरानी थी वो, अब ये क्या है उसका स्थान ले लिया। तो 1 जुलाई को मंजूरी मिल गई भाई। 24 साल बाद में किसी नीति ने स्थान लिया है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई यहाँ पर याद रख लेना, 1 जुलाई को मंजूरी मिली। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना। 2036 का ओलंपिक सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी का है वो रोड मैप। खेल और फिटनेस की संस्कृति को जन आंदोलन बनाना। उसके बाद में खेल को सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास में व्यक्तिगत सशक्तिकरण का माध्यम बनाना। जमीनी से शीर्ष स्तर पर पारदर्शी खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। यानी ये जो है ये उद्देश्य है, कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपको ध्यान में रख लेना। हो सकता है कि स्टेटमेंट में आ जाए। और इस नीति के 5 स्तंभ होंगे भाई। कौन सी? इस खेल नीति के 5 स्तंभ होंगे। RS मेंस का जो है ये मुख्य टॉपिक है। ठीक है, स्पोर्ट्स वाला जो भाग है उसका मुख्य टॉपिक है। यानी इस जो खेल नीति, नेशनल जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है NSP 2025 है, उसके 5 स्तंभ है, थोड़ा ध्यान रखें। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता की बात की, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन सुधारना, आर्थिक विकास के लिए खेल, खेल को उद्योग के रूप में विकसित करना, सामाजिक विकास के लिए खेल, खेल को सामाजिक बदलाव का उपकरण बनाना, जन आंदोलन के रूप में खेल, नागरिकों को खेल एवं फिटनेस से जोड़ना, शिक्षा के साथ एकीकरण, NEP 2020 के साथ में तालमेल, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 है, उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि खेल का शिक्षा के साथ में एकीकरण या तालमेल। तो ये 5 क्या है? 5 स्तंभ है। एक तो शिक्षा के साथ एकीकरण, एक जन आंदोलन, एक सामाजिक विकास, एक आर्थिक विकास, एक वैश्विक मंच।
तो ये 5 क्या है, 5 इस नीति के स्तंभ है, इनको ध्यान में रखना आपको। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2000, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पारित कब हुआ, 10 जुलाई 2025 को पारित हुआ। कहाँ पर, महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ही पारित होगा भाई, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक है ये। तो 10 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में पारित हो गया। उद्देश्य क्या था, वामपंथी जो आपके उग्रवादी संगठन है वे समान समूह की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोकना, इसका उद्देश्य है। मुख्य प्रावधान, पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पर बिना आरोप के तुरंत हिरासत में लेने का अधिकार है, इन्होंने दे दिया। यानी अब पुलिस क्या कर सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको खतरा, उसको किसी भी बात को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मान करके बिना किसी आरोप के तुरंत है वो किसी को भी हिरासत में ले सकती है, पुलिस को यह अधिकार दे दिया महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के तहत। सजा इसके तहत 2 से 7 वर्ष की जेल या फिर 2 से 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। राज्य सरकार किसी संगठन को गैर कानूनी है वो घोषित कर सकती है भाई, ठीक है। ये भाई इन्होंने जारी कर दिया कि राज्य सरकार है वो किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। सलाहकार बोर्ड बनाया, गैर कानूनी घोषित करने की निर्णय की क्या करेगा, ये समीक्षा करेगा, ठीक है। इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया। तो विधेयक कौन सा है, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक है, इसका ध्यान में रखें। उसके बाद में गुजरात क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बन गया भाई, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात बन गया है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट 2340 किलोमीटर किसका है, गुजरात का है। साबरमती एवं नर्मदा जो नदियां हैं, ठीक है, ये नौगम्य हेतु जो है वो प्रसिद्ध है या इसके लिए जानी जाती है। विशेषता, गुजरात ने क्रूज भारत मिशन को अपनाया और समर्थन देने वाला पहला राज्य वो बन गया है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। प्रस्तावित क्रूज सर्किट की यदि बात करें तो ये पश्चिमी तट पर होगा, जिसके अंदर दीव, वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, ओखा, पाडाला द्वीप है इसके अंदर शामिल है, ठीक है। गोदा, हजीरा, रोपैक्स सेवा है जो है इसके अंदर ये शामिल है। तो ये क्या है, ये पश्चिमी तट पर, यानी सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि जो प्रस्तावित क्रूज सर्किट है, जो भारत क्रूज मिशन है, वो किस तट पर होगा, तो प्रस्तावित है पश्चिमी तट पर। गुजरात पहला राज्य बन गया। इसके क्लस्टर के कुछ विभाजन किए गए, देखो पाडाला द्वीप कच्छ का रण, पोरबंदर जो है वो वेरावल द्वीप, उसके बाद में द्वारका, ओका, जामनगर, ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्लस्टर स्थापित होंगे, एक पाडाला द्वीप कच्छ का रण, एक पोरबंदर वेरावल द्वीप, एक द्वारका, ओका, जामनगर, ये क्लस्टर बनेंगे यहाँ पर। इस मिशन की शुरुआत 30 सितंबर 2024 से हुई थी, ठीक है, 30 सितंबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी। लक्ष्य क्या था कि भारत को विश्व स्तरीय क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना और 2029 तक समुद्री क्रूज पर्यटन को 10 गुना बढ़ावा देना, यानी भारत को विश्व स्तरीय क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना और 2029 तक 10 गुना इसको बढ़ाना, ये क्या है, ये लक्ष्य है। तो लक्ष्य भी ध्यान में रखना, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बहुत बार पूछे जाता है, तो ये लक्ष्य ध्यान में रखोगे। गुजरात है वो पहला राज्य बन गया, तो ये 2 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया गया भाई, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है। परीक्षण कहाँ पर किया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर है वो इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। परीक्षण की तिथि जुलाई 2025, परीक्षण की तिथि क्या है, जुलाई 2025 है। जानकारी साझा की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई को। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण कर ही लिया है भाई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर। भारत अब स्वीडन, जर्मनी, चीन, फ्रांस जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है, यानी 4 और 1 5 6 जो देश है इसके अंदर शामिल हो गया है। तकनीकी क्षमता, भारत 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम कर रहा है भाई, ठीक है, 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम कर रहा है। फिलहाल याद आपको इतना ही रखना है कि कर लिया है भाई, ठीक है। कौन सी ट्रेन की परीक्षण किया है, हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया है। कहाँ पर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर किया भाई, कहाँ पर किया है, चेन्नई के अंदर किया। सीधा सा पूछा जाएगा आपका कि भारत ने जो है अपनी पहली हाइड्रोजन जो रेल है उसके लिए कहां पर परीक्षण किया था, चेन्नई के अंदर किया था, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि देखें, भारतीय रेलवे की पहल विरासत के लिए हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ये भारतीय रेलवे की एक पहल थी विरासत के लिए हाइड्रोजन। इस योजना के अंतर्गत 35 हाइड्रोजन है वो ट्रेन है वो संचालित करना भारत का उद्देश्य है।
विरासत के लिए हाइड्रोजन, और 35 हाइड्रोजन जो ट्रेनें हैं वो संचालित करना उद्देश्य है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर रेलवे के जिंद सोनीपत खंड पर डेमू को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से पुनर्निर्मित करना इसका जो पायलट प्रोजेक्ट होगा। लागत 111 करोड़ हो जाएगी। पर्यावरणीय में तो ये हो जाएगा धुआं या CO2 उत्सर्जन ये नहीं करेगी, स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित ऊर्जा से रिलेटेड ये होगी, ठीक है, यानी धुआं और CO2 उत्सर्जन नहीं करेगी हाइड्रोजन ट्रेन, और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखें ये कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कौन सा रेलवे की बात कर रहे हैं, उत्तर रेलवे की बात कर रहे हैं। जिंद जो सोनीपत खंड है उस पर एक डेमो हाइड्रोजन फ्यूल है वो ट्रेन चलाई जाएगी, इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। विरासत के लिए हाइड्रोजन रेलवे की पहल है। उद्देश्य कितनी ट्रेन चलाना है, 35 ट्रेन चलाना इसका उद्देश्य है भाई, ठीक है। दोनों चीज याद रखना, तकनीक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से ऊर्जा उत्पादन करना, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है जिसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से पुनर्निर्मित करना हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से ऊर्जा उत्पादन करना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से, तो ये ध्यान में रखना आपको। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय सहकारिता नीति। कौन सी नीति आती है भाई, राष्ट्रीय सहकारिता नीति आती है। अनावरण कब किया गया था, 24 जुलाई 2025 को किया गया था नई दिल्ली के अंदर। अनावरणकर्ता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। देखो ये पूछा जा सकता है कि देखो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 अनावरण 24 जुलाई नई दिल्ली, ठीक है, करता अमित शाह। पूर्व नीति का स्थान लिया, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 का स्थान लिया। ये जो है अब देखो यहाँ पर जो है एक आपकी भर्ती आती है सहकारी जो विभाग के अंदर, ठीक है, वहां पर सिलेबस के अंदर सहकारिता एक्ट होता है, सहकारिता नीतियां होती है, ये पढ़ना होता है, अधिनियम और नीति। तो वो अधिनियम और नीति जो है 2001 और 2002 के अंदर नीति आई थी, 2001 के अंदर अधिनियम आया था, ठीक है। तो ये 2002 है, अब इसको अपडेट करके क्या कर दिया, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है वो कर दिया। तो अब क्या है कि अब जब भी कोई भर्ती आएगी तो आगे से आप कौन सा पढ़ोगे, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 पढ़ोगे। तो 2002 के बाद में ये क्या कर दिया, अब इन्होंने इसको जो है वो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय ये आई थी। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन रहे, सुरेश प्रभु रहे थे, और एक 48 सदस्यीय समिति थी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सुरेश प्रभु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका विजन क्या है, तो सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत क्या है, इसका उद्देश्य है किसका, राष्ट्रीय सहकारिता नीति का। सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। प्राथमिक फोकस क्या है, गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दलित व आदिवासी समुदाय क्या है, इनका इस नीति का प्राथमिक फोकस रहेगा। गांव है, फिर गांवों के अंदर कृषि है, ग्रामीण महिलाएं हैं, दलित है और आदिवासी समुदाय हैं, वो इस राष्ट्रीय सहकारिता नीति के प्राथमिक फोकस रहेंगे। सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना इसका दृष्टिकोण है। इसके लिए जो मसौदा समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष सुरेश प्रभु है। 48 सदस्य जो है वो मसौदा समिति थी। इससे पहले जो नीति थी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002, इसका स्थान लिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं, इसमें ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके 6 स्तंभ हैं, ठीक है, 6 पिलर्स है किसके, इस नीति के। तो देखो मौजूदा 5 पिलर्स किसके थे, आपके खेल नीति के थे, जबकि 6 पिलर किसके हैं, आपके सहकारिता नीति के, ठीक है। मौजूदा सहकारी समितियों की नींव मजबूत करना, सहकारी समितियों में नई ऊर्जा और गतिशीलता लाना, आधुनिक तकनीक व प्रबंधन से भविष्य के लिए जो है इनको तैयार करना, समावेशिता एवं पहुंच का विस्तार खास करके महिलाएं एवं युवाओं के लिए, डेयरी कृषि से आगे 25+ नए क्षेत्रों में विस्तार करना, और युवाओं को सहकारी विकास में भागीदारी बनाना। ये क्या है, ये यहाँ के 6 स्तंभ है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इनके कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं भाई इस नीति के, सहकारिता नीति 2025 के लक्ष्य हैं, ठीक है, स्तंभ हमने पढ़ लिया अच्छे। अब इनके लक्ष्य देखें तो जीडीपी में योगदान 2034 तक 3 गुना में वृद्धि करना भाई। ये जो लक्ष्य है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है भाई पूरी। क्यों याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न श्योर आएगा, सहकारिता नीति से सीधा प्रश्न आएगा, स्टेटमेंट में आएगा कि कौन सा कथन इस नीति के बारे में सही है कि नहीं है। तो यहाँ से जो है आपको सारी चीजें याद करनी है। जीडीपी में योगदान सहकारिता नीति के कारण है, कितना बढ़ेगा कि 2034 तक 3 गुना जीडीपी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। सहकारी समितियों का विस्तार करेंगे, 8.30 लाख से 30% में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। हर पंचायत में सहकारिता जो है वो बनाएंगे, जिसको एक प्राथमिक सहकारी इकाई जिसको बोलते हैं। नई बहुउद्देशीय जो है वो आपकी पीसीएस बनेगी, जिसे आपके 2 लाख बनेगी, अगले 5 वर्षों के अंदर नई 2 लाख बनेगी। मॉडल सहकारी गांव है वो बनाया जाएगा, प्रत्येक तहसील में 5, और इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी, गांधीनगर के अंदर की जाएगी। और कौन करेगा, नाबार्ड करेगा, यानी मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे अब। और प्रत्येक तहसील के अंदर कितने गांव, 5 गांव,
प्रत्येक तहसील के अंदर कितने गांव बनेंगे? 5 गांव बनेंगे और शुरुआत गांधीनगर से की गई, नाबार्ड है वो करेगा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करेंगे, श्वेत क्रांति 2.0 लाएंगे और उसके माध्यम से सहभागिता को बढ़ावा देंगे। कानूनी सुधार करेंगे, हर 10 वर्ष में सहकारी जो कानून है उसको संशोधन लाएंगे, ठीक है, हर 10 वर्ष में सहकारी कानून में क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। इस नीति की ये सारी जो है आपके बातें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2021 के अंदर किया गया था, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर दिया गया, ये भी अति महत्वपूर्ण है। सहकारिता मंत्रालय का गठन है वो 2021 के अंदर हुआ, ये भी अति महत्वपूर्ण है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 2025 में नीति आई, ये भी अति महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें हैं वो अति महत्वपूर्ण है। 5 मॉडल जो है वो प्रत्येक तहसील के अंदर सहकारी गाँव बनाए जाएंगे, गांधीनगर से शुरुआत हो जाएगी। थीम भी अति महत्वपूर्ण है भाई, कोऑपरेटिव बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, अति महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत नवंबर 2024 भारत से हुई भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो अति महत्वपूर्ण है, अति मतलब आप ये सोचो कि इसको याद ही करना भाई, आने वाले काफी लंबे समय तक ये चीजें आपको परेशान करने वाली है, एक बार इसको रट लो, ठीक है। हुरून इंडिया 30 अंडर 30 की लिस्ट, ठीक है, हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 17 जुलाई को जारी हुई थी। जारी करने वाला आपके कौन है? हुरून इंडिया है भाई, ठीक है। और लिस्ट का जो आधार है वो 30 वर्ष या उससे कम उम्र के 79 युवा उद्यमी हैं जो आपके क्या है $25 मिलियन डॉलर्स के बराबर या उससे ज्यादा कमाते हैं, उनका नाम है इन्होंने शामिल किया है। यानी 25 आपके मिलियन जो यूएसडी डॉलर है, जो यूएस डॉलर है उससे अधिक कमाते हैं या उसके बराबर कमाते हैं कितने युवा? 79 युवा जो 30 वर्ष या उससे कम आयु के हैं, ठीक है। शीर्ष स्थान केवल्य वोहरा को मिला और आदित्य पलीचा, ठीक है, केवल्य वोहरा और आदित्य पलीचा 22 वर्ष है, इनको शीर्ष स्थान मिला। ये कौन क्या भाई? जेप्टो के हैं, जो ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है भाई। जेप्टो क्या है? जेप्टो ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, 10 मिनट में डिलीवरी जेप्टो, ठीक है। केवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा, ठीक है भाई, ये नाम याद रखे दोनों, केवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा जेप्टो के हैं और ये 22 वर्ष के हैं और इनकी जो आपके नेटवर्थ है वो कितनी है? आपके 25 मिलियन से अधिक है, इसलिए इनका नाम है वो इसमें शामिल किया गया। हालांकि 79 को 79 को शामिल किया है, ये शीर्ष के अंदर, इसके मतलब इनकी जो है वो इनकम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ शहरों की बात करें, शहरों वाइज देखें तो मुंबई के अंदर 79 में से 15 युवा उद्यमी हैं वो मुंबई से हो जाएगी भाई। टोटल कितने? 79 है, जिसके अंदर 15 जो उद्यमी है वो कहाँ के हो जाएंगे? मुंबई के हो जाएंगे, यानी सबसे अधिक है वो मुंबई के हैं। 7 उद्यमी है बेंगलुरु के हैं और दिल्ली और जयपुर के अंदर कितने? 4 उद्यमी हैं, ठीक है। जयपुर के अंदर भी 4 है और दिल्ली के अंदर भी 4 है, जो इस लिस्ट के अंदर शामिल है 79 उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जयपुर से शामिल उद्यमी हैं उनकी बात करें, अभिषेक अग्रवाल है, राकेश यादव है, संदीप कुमार सिंह है और अंकित जयपुरिया है। ये 4 है जो इस लिस्ट के अंदर हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट के अंदर ये शामिल है, ठीक है। सबसे युवा उद्यमी की यदि बात करें तो केवल्य वोहरा 22 वर्ष के हैं और आदित्य पालेचा ये भी 22 वर्ष के हैं। एवीआर श्री स्मरण, अर्जुन देश पांडे ये सबसे युवा है। यदि महिला उद्यमी की बात करें तो कुल 79 में से महिलाएं कितनी हैं? 6 महिला उद्यमी हैं, ये भी ध्यान रखें। जिसके अंदर सबसे युवा कौन है? देविका गोलप है 28 वर्ष और देवांशी केजरीवाल है कितने? 28 वर्ष। ये 2 है वो महिलाएं हैं, ये ध्यान में रखें आप। उसके बाद में अगला है जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा व चुनाव प्रक्रिया भाई, ठीक है। जगदीप धनखड़ ने जुलाई के अंदर 21 जुलाई को है वो इस्तीफा त्याग पत्र दे दिया था, यानी संसद के मानसून सत्र के जो पहले दिन, संसद का मानसून सत्र शुरुआत हुई थी उसके पहले दिन जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। किसे दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया, अनुच्छेद 67(a) के तहत भाई, ठीक है। किस अनुच्छेद 67(a) के तहत है वो उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। किसको दिया भाई? आपके प्रेसिडेंट को दिया, राष्ट्रपति को दिया, द्रौपदी मुर्मू को दिया, अनुच्छेद 67(a) के तहत। 22 जुलाई को इसको स्वीकृति हो गई, 21 को त्याग पत्र दिया, 22 को इसको स्वीकार कर लिया। शेष कार्यकाल था इसका भाई 10 अगस्त 2027 तक था, यानी 2 साल अभी इनका कार्यकाल और बाकी था, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान स्थिति है उपसभापति हरिवंश राज्यसभा की है वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं भाई, ठीक है। हरिवंश ने संभाला था, हालांकि अभी जो है आपके उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। लेकिन जो है जुलाई माह तक हम पढ़ रहे हैं तो जुलाई माह तक जो है वो इन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें ऐतिहासिक तथ्य, जगदीप धनखड़ भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं भाई, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट है, ये भी
अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो जगदीप धनखड़ हैं वो भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले कौन से तीसरे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इससे पहले इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति कौन से? एक तो देखो बीवी गिरी है और एक कौन था? आर वेंकट रमन था। दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। लेकिन इन्होंने कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्याग पत्र नहीं दिया, निजी कारणों के लिए इन्होंने त्याग पत्र दिया है। तो बीवी गिरी और आर वेंकट रमन इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए है वो त्याग पत्र दिया है, इसलिए इनका जो त्याग पत्र है वो अलग है और यूनिक है। इनको आपको ध्यान में रखना, याद रखना, 67A भी याद रखना है, ठीक है। इनके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक और शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बने भाई, यानी इसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक बने बीवी गिरी के बाद में, और आर वेंकट रमन के बाद में कौन बने? शंकर दयाल जो शर्मा है वो उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की 22 जुलाई को कि जो है आपके चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव कराने का अधिकार भारत का निर्वाचन आयोग है वो करवाता है अनुच्छेद 324 के तहत। और नियम, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 व निर्वाचन नियमावली 1974, ठीक है, निर्वाचन नियमावली 1974 और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 इनके तहत है वो चुनाव करवाए जाते हैं। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है अनुच्छेद 324 के तहत। निर्वाचक मंडल कौन होता है भाई उपराष्ट्रपति के लिए? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो इनके क्या होते हैं? इनके निर्वाचक मंडल होते हैं भाई, ये ध्यान में रखें। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कौन सा है भाई? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय बना? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात है वो बना है। आधारशिला केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने रखी है 5 जुलाई को। कहां पर? आनंद गुजरात के अंदर। 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 125 एकड़ में बनाया जाएगा। विशेषता क्या है? सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क है, यहां से स्थापित किया जाएगा भाई सहकारी विश्वविद्यालय, सहकारी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात। समर्पित R&D परिषद, अनुसंधान एवं विकास परिषद को समर्पित किया इन्होंने, क्योंकि प्रशिक्षण करेंगे और अनुसंधान करेंगे। योजनाओं को लागू करने के हेतु देश भर की जो आपके सहकारी समितियां हैं उनके साथ में क्या करेगा? ये कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, देश का पहला AI+ कैंपस कौन बना भाई? बिट्स पिलानी बना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देश का पहला AI+ कैंपस कौन बना? तो ये बना आपके बिट्स पिलानी। ये क्या है? ये बिट्स पिलानी बना है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। देश का पहला AI+ कैंपस बिट्स पिलानी। घोषणा 13 जुलाई 2025 घोषणा करने वाले कुमार मंगलम बिड़ला चांसलर है भाई बिट्स, और अध्यक्ष है आदित्य बिड़ला समूह के, और चांसलर है बिट्स पिलानी के कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है, बिट्स पिलानी। इन्होंने घोषणा की कि देश का पहला AI+ कैंपस है वो बनेगा। स्थान अमरावती आंध्र प्रदेश, स्थान अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है। परियोजना की बात करें, भारत का पहला AI+ कैंपस पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं उभरती तकनीकों पर केंद्रित होगा। निवेश हो जाएगा 1000 करोड़ का, अगले 5 वर्षों में निवेश होगा। प्रति वर्ष है वो 7000 प्लस छात्र की यहाँ पर क्षमता है, और सहयोग आंध्र प्रदेश सरकार ने वहाँ पर एक भूमि आवंटित की थी। और ये कहाँ पर जो है वो बिट्स पिलानी जो कैंपस है वो कहाँ पर ये बनाया जा रहा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर बनेगा? अमरावती के अंदर। यानी सीधा प्रश्न आपके क्या आएगा कि देश का पहला AI+ कैंपस कौन सा है? तो आप कहोगे बिट्स पिलानी है, लेकिन ये कहाँ पर बन रहा है बिट्स पिलानी कैंपस? ठीक है, अमरावती के अंदर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? अमरावती के अंदर बन रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, अमरावती के अंदर बन रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार ने इनको भूमि आवंटित की है, ठीक है, और यहाँ पर ये बनेगा 1000 करोड़ का निवेश है वो करेंगे, तो ये ध्यान में रखें भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर AI+ कैंपस बिट्स पिलानी का है वो बन रहा है। उसके बाद में CREA रिपोर्ट्स की बात करें, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है, CREA यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन है भाई? ठीक है, भारत के सबसे प्रदूषित शहर की एक रिपोर्ट है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है। तो CREA जो जारी करता है इसकी रिपोर्ट है, उसके तहत भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? बर्नीहाट। कौन बना भाई? बर्नीहाट जो है वो सबसे प्रदूषित शहर बना। असम मेघालय की सीमा पर PM 2.5 स्तर से लेकर के 133 UG मीटर पर क्यूब। राष्ट्रीय मानक यहाँ पर कितना है? आपके 40 है, लेकिन ये इससे कितना ज़्यादा है? इसका 3 गुना हो गया, यानी राष्ट्रीय मानक 40 है, उसका ये 3 गुना यहाँ पर
ज्यादा है। कौन, कहाँ पर? बर्नीहाट, असम मेघालय की सीमा पर स्थित एक शहर है, वो सबसे प्रदूषित शहर है। और दिल्ली, दिल्ली का जो है आपके PM 2 स्तर का जो है वो राष्ट्रीय मानक से कौन सा है, कितना है? दुगुना है। यानी ये 3 गुना है और दिल्ली का क्या है? दिल्ली का दुगुना है। ये सबसे प्रदूषित शहर के अंतर्गत आते हैं। और ये 2025 की पहली 6 मई की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2025 की पहली 6 मई की बात कर रहे हैं, जनवरी और जून की बात कर रहे हैं। ये कौन सी संस्था है भाई जारीकर्ता? ये CREA संस्था है, जिसने बर्नीहाट को सबसे प्रदूषित शहर बताया। और दूसरे नंबर कौन? दिल्ली है, जिसको दुगुना है। शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों के अंदर एक हाजीपुर बिहार है, एक गाजियाबाद है, एक गुरुग्राम है, वो शामिल है। सबसे स्वच्छ शहरों के अंदर बात करें तो आइजोल है मिजोरम का। कौन सा भाई? सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो कौन है? आइजोल है मिजोरम का, अति महत्वपूर्ण, याद रखें। और 239 शहरों से 122 शहरों की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों से क्या है? खराब निकली है भाई। यानी 239 शहरों पर इन्होंने सर्वेक्षण किया और इन्होंने कहा कि 239 शहरों में से 122 शहरों की जो वायु गुणवत्ता है वो राष्ट्रीय जो मानक है उससे खराब है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय मानक कौन सा? 40 वाला, ठीक है। इससे कितने की खराब है? 122 शहरों की खराब है, ठीक है। टॉप 10 के अंदर हाजीपुर है, गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, टॉप नंबर पर बर्नीहाट है, फिर दिल्ली है, और सबसे स्वच्छ के अंदर आइजोल मिजोरम का है। तो ये सारी चीजें क्या है? याद रखनी है आपको। उसके बाद में देखो, भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव्स, ठीक है, मौसम डेरिवेटिव्स या फिर आपके को क्या है? वेदर डेरिवेटिव्स की बात करें, समझौता पक्ष कौन कौन है? NCDEX है, यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, और भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, IMD। IMD क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग, एक तो ये शामिल है, एक इसके साथ में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड है। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? एक समझौता हुआ। किसके लिए? भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव्स। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों को बारिश की कमी, सूखा, लू और अन्य मौसमी आपदाओं से वित्तीय नुकसान से बचाना क्या है? इनका उद्देश्य है भाई। किसानों को फसल नुकसान का प्रमाण देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मुआवजा मौसम की पूर्व निर्धारित मानकों जैसे बारिश, तापमान के आधार पर मिलेगा। और यहाँ पर जो दावा एवं प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी, दावा करने की जो प्रक्रिया वो सरल हो जाएगी और क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके अति महत्वपूर्ण है। भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव्स किन के मध्य हुआ? इन दोनों के मध्य हुआ, ये ध्यान में रखना भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, कुबेरपुर, कुबेरपुर आगरा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, ठीक है भाई। कौन बना भाई? कुबेरपुर आगरा, उत्तर प्रदेश का कुबेरपुर आगरा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर है, वो बन गया है। पृष्ठभूमि क्या है? 2007 में लैंडफिल साइट ये जो है वो आपके कहलाया था। 2019 में 300 TPD क्षमता का कचरा से खाद्य संयंत्र, और 2024 में 1.9 मिलियन मीट्रिक टन इन्होंने कचरा हटाया, और 47 एकड़ भूमि पुनर्ग्रहण, जिसमें 10 एकड़ पर मियावाकी वन रोपण है इन्होंने करवाए थे, ठीक है। और आपकी योजना स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत इन्होंने ये काम किया है। तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन बना? कुबेरपुर आगरा। अपने को तो इतना ध्यान रखना है, इन चीजों से अपना कोई जो है वो मतलब नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न क्या आएगा? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कुबेरपुर आगरा उत्तर प्रदेश। बस इतना आपको क्या है याद रखना है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करें सृष्टि डिजिटल स्टूडियो और सहकार चाइल्ड हाउस, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सृष्टि डिजिटल स्टूडियो और सहकार चाइल्ड हाउस की बात करें, कहाँ पर? IIPA मुख्यालय नई दिल्ली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भाई, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, ये विकास करता है। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। और कहाँ पर बना है? नई दिल्ली के अंदर बनेगा। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय इसका विकास करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और सृष्टि डिजिटल स्टूडियो और सहकार चाइल्ड हाउस, सृष्टि डिजिटल स्टूडियो और सहकार चाइल्ड हाउस, ये ध्यान में रखना है। और उद्देश्य क्या है? डिजिटल कंटेंट निर्माण करना, क्षमता निर्माण और ज्ञान का प्रसार करना, इसका उद्देश्य है। डिजिटल कंटेंट निर्माण करना, क्षमता निर्माण करना, ज्ञान का प्रसार करना, किसका उद्देश्य है भाई? सृष्टि डिजिटल स्टूडियो और सहकार चाइल्ड हाउस, इन दोनों का उद्देश्य है, ठीक है। ये ध्यान रखे चीजें। और विकास करता कौन है? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, इसका विकास करता है। उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय बायो बैंक, नेशनल बायो बैंक की बात करें, ठीक है। राष्ट्रीय बायो बैंक की बात करें, स्थान CSIR IGIB नई दिल्ली। उद्घाटन 6 जुलाई जो है 25
घोषणा यूके बायोबैंक मॉडल है, यूके जो बायोबैंक मॉडल है उसके आधार पर प्रेरणा ली इन्होंने, ठीक है। यूके जो बायोबैंक मॉडल है उसके आधार पर प्रेरणा लेकर के राष्ट्रीय है बायोबैंक वो बना रहे हैं। इसके तहत क्या करेंगे भाई, डेटा संग्रह करेंगे। 10,000 व्यक्तियों से जीनोमिक जीवन शैली और चिकित्सा डेटा है वो इनका संग्रह करेंगे। 10,000 व्यक्तियों का जीनोमिक जीवन शैली और क्या है चिकित्सा डेटा संग्रह करेंगे। क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय बायोबैंक बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, नई दिल्ली बनाएंगे। प्रेरणा किससे लेंगे, यूके बायोबैंक मॉडल से लेंगे। लाभ क्या होगा भाई, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, आनुवंशिक विकारों के निदान के अंदर सहायता मिलेगी और उपचार में मदद मिलेगी। क्या, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, आनुवंशिक विकार किसकी मदद से, राष्ट्रीय बायोबैंक बनेगा, ठीक है, जिससे इनको इनमें मदद मिलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो हैंडबॉल को बढ़ावा, प्रसार भारती और HAI में समझौता हुआ। किसके लिए, हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए। जुलाई में हुआ, 3 वर्ष की अवधि रहेगी। प्रसार भारती एवं हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या हुआ, समझौता हुआ। किसके लिए, हैंडबॉल को बढ़ाने के लिए। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। प्रावधान क्या था कि सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हैंडबॉल प्रतियोगिताएं होगी उनका DD स्पोर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या किया जाएगा, प्रसारण किया जाएगा। कौन करेगी भाई, प्रसार भारती, ठीक है। प्रसार भारती के साथ में इनका क्या हुआ, समझौता हुआ है। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं का क्या करेंगे, ये यहाँ पर प्रसारण करेंगे। इसलिए हैंडबॉल जो प्रतियोगिता होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आने वाले समय के अंदर वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रसारण यहाँ पर होगा तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसका सवाल है वो पूछा जाएगा, और अभी हाल ही के अंदर किसी एग्जाम के अंदर हैंडबॉल से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये अति महत्वपूर्ण है। प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मध्य समझौता हुआ 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, इसके अंदर ध्यान रखनी है। गोवा की पहली रोरो फेरी सेवा, क्या है भाई, गोवा की पहली रोरो फेरी सेवा है, और ये कहाँ पर, ये मांडवी नदी चोराव द्वीप पणजी, ठीक है। मांडवी नदी चोराव द्वीप से कहाँ पर, पणजी पर। पारंपरिक नौकाओं की जगह आधुनिक सेवा हो गई। एक साथ कई वाहन यहाँ पर ले जाने की क्षमता है। यात्रियां एवं दुपहियों वाहनों को निःशुल्क, और कारों के लिए कितने रुपए, 15 रुपए, ठीक है। यात्रियां एवं दुपहियों वाहनों के लिए तो क्या है, निःशुल्क है, और कारों के लिए यहाँ पर 15 रुपए शुल्क रखा गया है। पारंपरिक नौकाओं की जगह यहाँ पर यह आधुनिक सेवा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। एक साथ में कई वाहन ले जाने की यहाँ पर क्षमता होगी। मांडवी नदी चोराव द्वीप से पणजी, ये स्थान हो जाएगा गोवा की पहली रोरो फेरी सेवा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखें आप। यहाँ पर ये है ना, ये स्टेट ही याद रखना है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, स्टेट का नाम ही पूछा जाएगा भाई। कौन सा स्टेट है, गोवा, बस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो NIPCCD का नया नाम है सावित्रीबाई फुले संस्थान, ठीक है भाई। सावित्रीबाई जो फुले संस्थान है ये NIPCCD का नया नाम हो गया। उसका पहले नया नाम क्या हो गया, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, ठीक है। शॉर्ट में क्या, सावित्रीबाई फुले है, तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। 19 जून से नाम है वो प्रभावी हो गया। सम्मानित व्यक्ति सावित्रीबाई फुले है, भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक। कौन है भाई, सावित्रीबाई फुले हैं, जिनके नाम पर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान है नाम रखा गया। नया केंद्र का उद्घाटन 4 जुलाई 2025 को कहां पर, रांची झारखंड में किया गया। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन चार स्टेट में इनका कार्य जो है वो क्षेत्र होगा। और इनका जो केंद्र है वो कहाँ पर खुलेगा, रांची झारखंड, यानी उद्घाटन हो गया है। कहाँ पर खुला है, रांची झारखंड के अंदर हुआ है। और 4 जो स्टेट है झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, सावित्रीबाई फुले, इतना नाम याद रखोगे आपका काम हो जाएगा, प्रश्न सही हो जाएगा। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट, ठीक है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट की बात करें तो RVC के अंदर मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश बना है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन 3 जुलाई 2025 ने इसको मान्यता दी है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, मान्यता दी है किसको, RVC जो केंद्र है मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश का, उसको विश्व पशु स्वास्थ्य जो संगठन है उसने मान्यता दे दी। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट बन गया है, कौन सा, मेरठ, ठीक है। वैश्विक जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों का इन्होंने पालन किया। और भारतीय खेल घोड़ों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही यहाँ पर क्या हो गई, संभव हो गई भाई। यह क्या है, अति महत्वपूर्ण है, याद रखना सिर्फ आपको एक नाम, ठीक है।
इसके बाद में देखो उन्नत कार्बन फाइबर आधारित कृत्रिम पेड़, क्या भाई उन्नत कार्बन फाइबर आधारित कृत्रिम पेड़ की बात करें 14 जुलाई 2025 को इनके उद्घाटन हुआ है। विकास करता डीआरडीओ की जो डीआरडीएल संस्था है वे और एम्स बीबी नगर यानी तेलंगाना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर विकास किया। कौन किस किसने, एक तो डीआरडीओ की जो डीआरडीएल संस्था है उसने, और एक एम्स बीबी नगर है तेलंगाना की, उन्होंने इसका विकास किया। किसका, उन्नत कार्बन फाइबर आधारित कृत्रिम पेड़ की बात कर रहे हैं। हल्का है, मजबूत है, 125 किलोग्राम भार ये सहन कर सकता है। 3 इसके संस्करण होंगे वजन आधारित। लागत हो जाएगी 20,000, आयातित 2 लाख, ठीक है। आयातित जो है वो 2 लाख और रुपए थे, और यहाँ पर जो बनाया तो इनकी लागत कितनी हो गई 20,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये काफ़ी सस्ता हो गया। उसके बाद में देखो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का भारतीय परिसर, यानी ये जो विश्वविद्यालय है ये क्या है, भारत के अंदर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर क्या है अपना परिसर खोला है इन्होंने। तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है जिसने भारत के अंदर कहाँ पर अपना जो है वो परिसर खोला, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर परिसर है वो खोला। क्यूएस शीर्ष 100 शामिल पहला विदेशी विश्वविद्यालय, ठीक है, जो भारत में परिसर संचालित करेगा। यानी जो आपके क्यूएस जो आपकी यूनिवर्सिटी है रैंकिंग है, उस रैंकिंग के अंदर शीर्ष 100 में शामिल ये पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है। उससे रैंकिंग के अंदर शीर्ष 100 के अंदर शामिल पहला विश्वविद्यालय है कौन सा, जो भारत के अंदर परिसर है वो संचालित करेगा। कौन है भाई, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है। नियम क्या है, यूजीसी विदेशी विश्वविद्यालय जो परिसरों की स्थापना और संचालन नियमों के तहत इन्होंने क्या है आपके यहाँ पर स्थापित किया है, ठीक है। ये यूजीसी का नियम है, और इन नियमों के तहत कोई भी जो है विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पर अपना क्या है जो नियम फॉलो करेंगे वो परिसर स्थापित कर सकता है, ठीक है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क अति महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है वो कहाँ पर है, कहाँ पर भाई, बागी बाग, ठीक है। कहाँ पर है, बागी बाड़ी, ठीक है। कहाँ पर है भाई, बागी बाड़ी सोनपुर असम, बागी बाड़ी सोनपुर असम, ठीक है। ये चीज भी याद रखें भाई, बागी बाड़ी सोनपुर असम। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ पर है, बागीबाड़ी सोनपुर असम के अंदर 12 जुलाई 2025 को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ पर उद्घाटन किया। मछली उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। किसका भाई, एक्वाटेक पार्क का। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क बागीबाड़ी सोनापुर असम, याद रख लेना, बागीबाड़ी सोनापुर असम। उद्देश्य क्या है, मछली उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाना। उद्घाटन किया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने। इनकी सहयोगी संस्था कौन कौन है यहाँ पर, एक तो नाबार्ड है, एक ICAR है, एक ICIF है, एक मत्स्य विभाग है, एक सेल्को फाउंडेशन है। ये सभी क्या है, ये सहयोगी संस्था है। और संस्थापक कौन इनके, कोलोंग कपिली है भाई। कौन है भाई, कोलोंग कपिली है, ठीक है। कोलोंग कपिली इनके क्या है, संस्थापक है। तो ये ध्यान में रखिए, बागीबाड़ी सोनपुर असम। भारत स्टेट का नाम भी सीधा पूछ ले, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में बनेगा, सीधा असम। बस इतना ही याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आता माई डीड है क्या है, हिमाचल विश्वविद्यालय के अंदर ये एक परियोजना है। NGDRS यानी एक राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली है, उसकी एक पायलट परियोजना है। क्या है भाई, पायलट परियोजना माई डीड। किस स्टेट से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश, इतना याद रखना है। भूमि पंजीकरण प्रणाली को सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना, ठीक है। क्या है भाई, भूमि जो पंजीकरण प्रणाली है उसको सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना किसका उद्देश्य है, इससे माई डीड परियोजना का है, ठीक है। क्या है, माई डीड परियोजना का है, किसने लागू की, हिमाचल प्रदेश ने लागू की है। तो ये ध्यान में रखें, माई डीड परियोजना हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में देखो दक्षिणी मुंबई के कर्नारक रोड ओवरब्रिज का नाम बदल करके क्या कर दिया, सिंदूर ब्रिज कर दिया भाई, ठीक है। जो दक्षिणी मुंबई है उसका कर्नारक रोड ओवरब्रिज है, उसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। और पुणे जो आपके लाइफ स्पेस इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है रिसर्च सेंटर था, ठीक है। पुणे लाइफ स्पेस इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर था, उसका भूमि पूजन जो आपके 4 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी अमित शाह ने किया था पुणे के अंदर। तो ये पुणे की 2 न्यूज़ है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पूछ ले कि जयराज स्पोर्ट्स कन्वेंशन सेंटर या फिर पुणे लाइफ स्टाइल ये कहाँ पर है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। बाकी ये कोई जो है वो अति महत्वपूर्ण यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। पंजाब की बात करें तो देखो फजलिका में निर्मित भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है, श्री नानक निवास। ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हो।
ठीक है, कि भाई भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर निर्मित हुआ? फजलिका के अंदर। नाम क्या रखा गया? श्री नानक निवास। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा एक संचालित निगरानी प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनेगी। तो ये क्या है? ये अति महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, ये क्या है? ये अति महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि भाई देश की ऐसी कौन सी विधानसभा है जो एआई संचालित निगरानी प्रणाली लागू करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? कौन सी बन गई है भाई? उत्तर प्रदेश विधानसभा है, वो बन गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो जुलाई माह 2025 है उसका जो आपके राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो कंप्लीट हो गई है। हमने कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ी है और उम्मीद है यहाँ से जो है एक ना एक प्रश्न आपके जरूर आएगा। तो क्लास अगर पसंद आ रही है तो जो है वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। और हमारी जो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है करंट अफेयर की तो हम एग्जाम बंधु अकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर चल रही है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करें। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।